हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए लिए मैं आपके लिए एक शानदार वीडियो लेके आया हूँ फिर से पीएससी के बारे में। आज अपना टॉपिक रहेगा आधारभूत अधोसंरचना विकास एवं मुद्दे। देखिए दोस्तों 7.8 ये टॉपिक है अपना, ये अपने एमपीपीएससी का। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं एक से एक शानदार, जितना मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा उतने में एक से एक शानदार वीडियो बनाऊंगा। अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं आधारभूत अधोसंरचना। देखिए आधारभूत अधोसंरचना क्या है, इसके मुद्दे और इसका द्वारा क्यों किए गए प्रयास समझाइए। देखिए ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वे समस्त सहयोगी संरचना है जो किसी देश के विकास को संभव बनाती है, उस देश की आधारभूत संरचना कहलाती है। अर्थात निर्माण व विनिर्माण की आधारभूत इकाई ही आधारभूत अधोसंरचना है, जो भौतिक, सड़क, रेल मार्ग, ऊर्जा आदि तथा सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को हो सकती है। अधोसंरचना औद्योगिक व कृषि उत्पादन, घरेलू विदेशी व्यापार और वाणिज्य प्रमुख देश क्षेत्रों में सहयोग सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। इनमें प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र शामिल है। देखिए दोस्तों, किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारभूत संरचना का बहुत अधिक महत्व होता है। आधारभूत संरचना आर्थिक विकास की पूर्व दिशा है। इसकी पर्याप्त उपलब्धता आर्थिक विकास का आधार है तथा इसकी अपर्याप्त उपलब्धता आर्थिक विकास की सबसे बड़ी बाधा है। किसी अर्थव्यवस्था के पूंजी स्टॉक के उस भाग को जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने की दृष्टि से आवश्यक होता है, आधारभूत अधोसंरचना कहलाती है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया ही, ऊर्जा, शक्ति, परिवहन, संचार, बैंकिंग। देखिए आधारभूत अधोसंरचना जो है विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार आधारभूत अधोसंरचना की पर्याप्त उपलब्धि उत्पादन के विविधीकरण, व्यापार के विस्तार, जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याओं के समाधान, निर्धनता को कम करने तथा पर्यावरण में सुधार करने में एक देश की सफलता तथा दूसरे देश की असफलता निर्धारित करने में सहायक है। ये दो प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, आर्थिक संरचना के आधार पर आर्थिक आधारभूत संरचना एवं सामाजिक। ठीक है दोस्तों, देखिए दोनों पॉइंट को मैं डिफाइन कर दूंगा आपके सामने। देखिए दोस्तों, अधोसंरचना के जो दो क्षेत्र है मैंने डिफाइन किए हैं। आर्थिक अधोसंरचना में यातायात, ऊर्जा, संचार, सामाजिक में आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ने के लिए अर्थक प्रयास किए जा रहे हैं, जो आधारभूत संरचना के निर्माण में सहयोगी तत्व हैं। देखिए दोस्तों, जो मैंने पॉइंट बनाए नीचे आपको दिखाऊंगा मैं, ये आप इनको डिफाइन भी कर सकते हैं अगर 15 मार्कर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में अपने। अधोसंरचना की प्रासंगिकता। अधोसंरचना देश के आर्थिक विकास में उत्पादन के तत्वों की उत्पादकता में वृद्धि करके देश की जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करके अपना योगदान करती है। ठीक है दोस्तों, अधोसंरचना के वर्गीकरण किया है मैंने। देखिए भौतिक और सामाजिक। देखिए परिवहन में अगर भौतिक में देखते हैं, रेल, सड़क, वायुयान, बंदरगाह। ऊर्जा में परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत बिजली घर, बांध, पाइपलाइन, गैस। अन्य में स्कूल, चिकित्सालय। देखिए सामाजिक में सेवाएं, स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा, दूरसंचार, मानव संसाधन। देखिए तो 15 नंबर में पूछा था आर्थिक अधोसंरचना का वर्गीकरण कीजिए, तो पॉइंट बना के आपको परिवहन डिफाइन करना, रेल डिफाइन करना, सड़क, ऊर्जा में जो टॉपिक दिए हैं, सामाजिक में, भौतिक में जो, तो आपको डिफाइन करना में ये पॉइंट डिफाइन नहीं किए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बनाने आप डिफाइन कर सकते हैं। अधोसंरचना की स्थिति क्या है। देखिए भारत में अधोसंरचना के विकास का उत्तरदायित्व सरकार पर है, परंतु वर्तमान समय में निजी क्षेत्र भी सरकार के साथ मिलकर अधोसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारी बहुसंख्यक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तथा वह आबादी आज भी ऊर्जा के लिए फसल का बचा कचरा, गोबर, जलाऊ लकड़ी जैसे जैसे जैव ईंधन पर निर्भर है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा किए जा रहे जो प्रयास उनके बारे में बात करते हैं। सरकार द्वारा आधारभूत अधोसंरचना में विकास के लिए कई योजनाएं व कार्य किए जा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आधारभूत अधोसंरचना के विकास में सहायक है। देखिए पहला पॉइंट है अपना क्रय शक्ति समतुल्यता का विस्तार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सागरमाला व भारतमाला पर कार्यक्रम, स्टार्टअप प्रोग्राम, ग्रामोदय से भारतोदय। ये पॉइंट है दोस्तों। निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निवेश के क्षेत्र में एफडीआई का विस्तार, आईएमएफ तथा वर्ल्ड बैंक के साथ अनुबंध, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्यता व विदेशी व्यापार नीति, अन्य देशों के साथ समझौते, विनिवेश को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास, विभिन्न विश्वविद्यालयों की स्थापना, मेक इन इंडिया व मुद्रा बैंक जैसी योजनाएं, स्मार्ट सिटी मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया आदि। ठीक है, तो सरकार द्वारा जो प्रयास किया आप इनको पॉइंट बनाए डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, अवसंरचना व आर्थिक विकास में किस तरह से, देखिए अवसंरचना व आर्थिक विकास एक दूसरे से संबंधित है तथा एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। अवसंरचना उत्पादकता बढ़ाती है। अवसंरचना से उत्पादकता का सीधा संबंध है। यदि हम कृषि क्षेत्र का उदाहरण लें, वहां सिंचाई जैसी अवसंरचना के अभाव में कृषि दम तोड़ देती है। देखिए और पॉइंट अपना है, ये मैंने नोट लगा रहे हैं। अवसंरचना विनियोग को प्रेरित करती है। अवसंरचना विकास आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देती है। अवसंरचना विकास प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अंतर्गत आकर्षित करती है।
अतः एक देश के विकास में सामाजिक व आर्थिक दोनों प्रकार की संरचना का होना अनिवार्य है। अपनी स्वतंत्रता के पश्चात भारत में अधोसंरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण प्रगति है, जो ग्रामीण तथा शहरी दोनों ही शहरों में निरंतर प्रगतिशील है। इस स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि पर्यावरण को ध्यान में रखकर सतत विकास की अवधारणा के आधार पर विकास किया। ठीक है दोस्तों, अपना जो टॉपिक था कंप्लीट, आधारभूत अधोसंरचना विकास में मुद्दे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पॉइंट जो इसमें बताए हैं आप इनको डिफाइन भी कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।